ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी। नमस्कार। हम सब के जीवन में विज्ञान और आस्था का अपना अपना महत्व है। विज्ञान कोरोना के बारे में हमें जानकारी देता है, ये बताता है कि संक्रमण कैसे फैलता है, इससे बचाव के क्या उपाय हैं और हम सबको कोविड महामारी के दौर में क्या सावधानी बरतनी चाहिए जिससे हम सब इसे बचे रह सकते हैं। दूसरी तरफ आस्था है। कल भारत में राधा अष्टमी कई जगहों पर मनाई गई और बहुत सारे ऐसे जगह जहां कृष्ण और राधा को लेकर कई सारी मान्यताएं हैं, वहां लोगों की आस्था ने कोविड नियमों का पालन नहीं किया। भारी भीड़, मास्क नहीं लगाए हुए लोग और सुरक्षित दूरी को ताक पर रखकर अगर आप आस्था का नाम दे रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि कोविड महामारी की तीसरी लहर आने में ज्यादा समय नहीं रह जाएगा। देश भर में आने वाले समय में ढेर सारे पर्व त्योहार हैं। पिछले बार भी साल के इसी हिस्से में कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़े थे। अब आपको ध्यान रखना है कि क्या सही है। आस्था और विज्ञान के बीच सामंजस्य बिठाकर जीवन में आगे बढ़ना इस समय की सबसे बड़ी समझदारी है। कोविड-19 के प्रति आप सब सचेत रहें, जागरूक रहें, इसीलिए आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और मेरे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर वेद चतुर्वेदी। डॉक्टर वेद, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हैं? हाँ जी सर। हाँ। आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जी हाँ, थैंक यू। इससे पहले कि डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम का शीर्षक ही है कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, और आज जो वर्तमान स्थिति है, एक सबसे बड़ा डेटा ये कहता है कि देश भर में 75 करोड़ 81 लाख से अधिक कोविड टीके लग गए हैं। अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान है और देशवासी और आप सभी श्रोता जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और जिन्होंने कोविड टीकाकरण में हिस्सा लिया, कोविड की डोज ली, वो सब बधाई के पात्र हैं। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर साहब एक बड़ा सवाल ये है कि जिन लोगों ने अब भी कोविड टीका नहीं लिया है, उनके मन में कई तरह के सवाल हैं, झिझक है, हिचक है या फिर भ्रांतियां हैं। ये कैसे दूर होंगी ताकि देश में 100% टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए? देखिए, जब वैक्सीनेशन का डाटा लें जी, तो जो विमेन की संख्या है जी, जो लेडीज है, वो उनकी संख्या कम है। तो ये एक हमको एक स्पेशली रूरल एरिया में, और यदि गांव और शहर में देखें तो शहर में ज्यादा लोग टीका ले रहे हैं, गांव में थोड़ा कम हो रहा है। तो इन सब डाटा जब हम लेके चले तो इससे पता चलता है कि यदि हम हमारा जैसे आपने बोला ना कि यदि आदमी अज्ञानी होगा तो वो कम लेगा जी। तो क्या होता है, गांव में फीमेल्स को इतना ज्ञान नहीं है, इतना उनको इंटरनेट की सुविधा नहीं है, इतना न्यूज़पेपर या एक नेट का वो नहीं है। मेल्स फिर भी बाहर घूमता है, तो मेल्स को ज्यादा है जो वैक्सीनेशन का है। तो सबसे पहले तो हमें यही करना पड़ेगा, स्पेशली मीडिया के द्वारा, कि देखिए हमने पोलियो पे विजय प्राप्त की, हमने कई और बीमारियां जैसे चेचक पे विजय प्राप्त की जी, जिसमें बहुत लोग मर जाते थे। जो न्यू जनरेशन है उनको नहीं मालूम जी, उन कई लोगों ने तो चेचक नाम की शायद वर्ड जरूर सुना होगा जी, बट उन्होंने पेशेंट नहीं देखे। हमने देखे हैं। जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था तो गांव के गांव चेचक से तबाह हो जाते थे। बिल्कुल। और चेचक देखिए आज एक भी नहीं है। इस साइंस का कमाल जो है
वो वैक्सीनेशन के ऊपर निर्भर करता है और ये जादू हमें उन अज्ञानियों तक पहुंचाना है जी कि यदि हम वैक्सीन लेंगे तो हो सकता है कि आपको कोरोना हो जाए, जी बट आपको एक तो आप हॉस्पिटल में नहीं एडमिट होना पड़ेगा, बिल्कुल इसका मतलब है कि सीरियस बीमारी नहीं होगी, और दूसरा आपकी डेथ नहीं होगी। तो ये दो मेन मकसद है हमारे वैक्सीन के, कि हो सकता है कि आपको कोरोना हो जाए माइल्ड, जी बट आप सीरियस नहीं होंगे, आपका पैसा खर्च नहीं होगा, आपको शहरों में भागना नहीं पड़ेगा, अस्पताल तक जाना नहीं पड़ेगा। तो वैक्सीन तो लेना बहुत ही जरूरी है और इसका बहुत बड़ा रोल मीडिया, स्पेशली रेडियो अदा कर सकता है कि वैक्सीन लीजिए। हमारे पास इसका इतिहास है, मौजूद है हमारे पास इतिहास, जी चेचक है, पोलियो हमको कोई नई चीज नहीं है। हमारी कंट्री में, हमारा कंट्री पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा वैक्सीन प्रोड्यूसिंग कंट्री है। जी कोई हम बहुत बड़ा इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम खुद बना रहे हैं। जी हम 3 वैक्सीन यूज कर रहे हैं इस समय, खास तौर से एक कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है और स्पुतनिक है, जी और 2 वैक्सीन ऑलरेडी अप्रूव्ड है जो कि 18 ईयर्स से नीचों के लिए, जो 18 साल से नीचे हैं जी उनको भी एक जाइडस की वैक्सीन है, तो वो भी अप्रूव्ड हो चुकी है। अभी जैसे जैसे होगा, और शायद सिप्ला एक और वैक्सीन लेके आ रही है मॉडर्ना, उसके लिए भी परमिशन मिल चुकी है क्योंकि वो बच्चों को लगाई जा सकती है। बिल्कुल तो वैक्सीन, हमें गर्व होना चाहिए हिंदुस्तान के एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हम वैक्सीन कर रहे हैं। हम यूएसए से डबल रेट से वैक्सीन कर रहे हैं, जी तो एक बहुत बड़े गर्व की बात होना चाहिए हर इंडियंस के लिए। बिल्कुल। और इस तरह के आंकड़े कई बार उत्साहित भी करते हैं कि जब इतनी बड़ी तादाद में लोग जाकर कोविड टीका लगवा रहे हैं तो किसी भी तरह की शंका रहने की जो संभावना है वो खत्म हो जाती है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से और आप जैसे स्वास्थ्य विशेषज्ञों के जरिए भी हम अपने श्रोताओं को बताते हैं कि अपनी हिचक को दूर करिए और कोविड टीका जरूर लगवाइए। डॉक्टर चतुर्वेदी, यहाँ पर एक और सवाल है कि देश भर के कई राज्यों में बहुत सारे विद्यालय खुल चुके हैं और जहां नहीं खुले हैं वहां खुलने की प्रक्रिया में हैं। बच्चों के साथ साथ अभिभावकों के जहन में भी कई सवाल हैं कि अपने बच्चों को भेजें या न भेजें, अगर भेजें तो किन सावधानियों के साथ भेजें, क्या हमारा बच्चा मास्क हमेशा विद्यालय में लगाए रख पाएगा, क्या वो अपने हाथों को बार बार साबुन पानी से धो पाएगा, क्या बच्चों से ये उम्मीद करना कुछ ज्यादा है, या आज के दौर में इसी तरह जीवन जीना है तो उन्हें भी आदत डालनी होगी? क्या कहेंगे आप? देखिए, विज्ञान के साथ चला जाए जी तो विज्ञान के साथ ये चला जाए तो हमेशा याद रखें जी कि बच्चे जल्दी सीख लेते हैं यदि हम बच्चों को सिखाएं बिल्कुल कोई भी चीज। वो इसीलिए यदि ये हमने सोच रखा है कि हम एडल्ट्स हैं और हम ही मास्क लगा सकते हैं, हम ही हाथ धो सकते हैं, मेरे ख्याल से मुझे अपने बच्चे ज्यादा टोकते हैं कि पापा आपने हाथ धोया, जी कोरोना हो रहा है। तो मेरे ख्याल से पहली बात तो यह है कि बच्चों को बार बार शिक्षा दी जाएगी घर में और शिक्षकों द्वारा और मीडिया द्वारा, तो वो हमसे ज्यादा अच्छा पालन करेंगे, ये मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ, पहली चीज। बिल्कुल दूसरा चीज ये है कि चूंकि ये बात पेरेंट्स को मालूम होना चाहिए बार बार कि बच्चों को जो कोरोना होता भी है तो माइल्ड होता है। उसका कारण है कि बच्चे के जो लंग्स होते हैं उनमें वो इतने रिसेप्टर्स नहीं होते, तो बच्चों को लंग्स तक बहुत, हमने फर्स्ट वेव और सेकंड वेव दोनों में देखा है कि बच्चे बहुत कम हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। बिल्कुल तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं कि बच्चों को कोरोना नहीं होता, बच्चों को कोरोना होता है जी बट सीरियस नहीं होते बच्चे, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती, उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए तो आपने देखा होगा कि जो वैक्सीन की पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई थी उसमें सबसे पहले किसको दिया गया था वैक्सीन? आप देखिए, यदि जब जनवरी फरवरी से वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ तो सबसे पहले दिया गया हेल्थ वर्कर्स को। एक्चुअली यदि मैं हॉस्पिटल जाता हूं, मैं गंगाराम हॉस्पिटल में काम करता हूं और मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है क्योंकि मेरे को हो सकता है, तो सबसे पहले मुझे दिया गया। उसके बाद कहा गया कि भाई नहीं, सिर्फ डॉक्टर्स और नर्सेस को नहीं, कई और लोग हैं जो कि इस पूरी व्यवस्था में शामिल हैं, जैसे पुलिस है, ड्यूटी पे लोग हैं, कई लोग जिनको बोलते हैं फ्रंट लाइन वर्कर्स जी।
तो उसके बाद गवर्नमेंट ने राइटली सो फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया। काफी डिबेट आपने सुनी होगी टीवी मीडिया में कि लोग कहते नहीं भाई बच्चों को नहीं दे रहे, 45 साल वालों को नहीं दे रहे, बट एक पॉलिसी बनाई गई, इतनी बढ़िया पॉलिसी जिसको कि हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी पॉलिसी थी कि पहले दिया गया हेल्थ वर्कर्स को, फिर दिया गया फ्रंटलाइन वर्कर्स को, फिर दिया गया ऐसे लोगों को जो वृद्ध हैं 60 ईयर्स के ऊपर को, उसके बाद दिया गया नहीं और साथ में 45 जिनको कोमॉर्बिडिटीज है। अब हम दे रहे हैं 45 साल से, अब 18 साल से ऊपर को दे रहे हैं। बिल्कुल। अब पूछा इसलिए बनाया गया ये कि बच्चों को ये जो कोरोना है वो इतना सीरियस नहीं होता, इसलिए उनकी प्रायोरिटी सबसे लास्ट रखी गई है। हाँ, इसलिए स्कूल खोले गए कि हमको मालूम है कि बहुत दिनों तक बच्चों को हम अंदर नहीं रख सकते, और कुछ भी कहा जाए कोरोना का जो संक्रमण है फिलहाल इस देश में बहुत कम है जी। हाँ, हम बच्चों को ये जब स्कूल भेजेंगे तो वो एक दूसरे से ज्यादा सीखेंगे, मैं आपको बताता हूं। और यदि थर्ड वेव आती भी है तो ये खतरा बच्चों को नहीं होगा कि वो सीरियस होंगे। तो अच्छा किया गवर्नमेंट ने, आज नहीं कल तो स्कूल खोलना ही था। खासतौर से एक अच्छी चीज उसके लिए है, कई लोग जो सोशली इतने रिच नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते एक मोबाइल फोन, वो लोगों की शिक्षा सफर कर रही थी। कई झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, तो कम से कम स्कूल खुल जाएंगे तो बच्चों को एक शिक्षा भी मिलने लगेगी और एक दूसरे से सीखेंगे भी, और सबको पेरेंट्स को भी ये पता चल जाएगा कि ये थर्ड वेव आती भी है तो बच्चों सीरियस नहीं होंगे बच्चे। ऐसा डाटा हमारे पास पिछले 1.5 साल से मौजूद है। बिल्कुल। कार्यक्रम में पहले कॉलर जुड़ गए हैं, राजधानी दिल्ली से ओम प्रकाश जी हैं। ओम प्रकाश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी सर जी। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। नमस्कार जी सर जी, मेरा सवाल है जी, आज मेरे ग्रैंडफादर ने वैक्सीन लगवाई थी, उनके शरीर पे सूजन आ गई है चेहरे पे। और मेरा दूसरा सवाल है जी सर जी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, 2 साल से मैं दवाई खा रहा हूँ, क्या मैं वैक्सीन लगवा सकता हूँ सर? मेरा शरीर कमजोर हो गया बहुत। पहला तो मैं आपको जो आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा उसका पहले जवाब देता हूं कि पूरी जनता के लिए है ये कि कोई भी आदमी, कोई बोलता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, आपने पूछा, कोई बोलता मुझे कैंसर है, कोई बोलता मुझे अस्थमा है, कोई बोलता मुझे आर्थराइटिस है। किसी भी बीमारी में, किसी भी चीज में वैक्सीन को आप लगवा सकते हैं। इनफैक्ट वैक्सीन की जरूरत उसको ज्यादा है जो बीमार है, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो उसको ब्लड प्रेशर हो, उसको हार्ट अटैक हो। आपने कहा मुझे एक्सीडेंट है, तो सबको एक्सेप्ट एक कंडीशन में वैक्सीन नहीं लग सकती। बताइए क्या? वो है कि आपको यदि वैक्सीन से एलर्जी हो तो। कोई कहे कि नहीं साहब मैंने पहला डोज लगाया था और मुझे वैक्सीन से एलर्जी है, तब आप वैक्सीन के पात्र नहीं हैं। नहीं तो चाहे आप बच्चे हों, चाहे आप वृद्ध हों, चाहे प्रेग्नेंट विमेन हों, चाहे कोई दूध पिला रहे हैं बच्चों को, सबके लिए वैक्सीन ली जा सकती है। और जो आपने पूछा कि आपके फादर को वैक्सीन लगा है और यदि मुंह में स्वेलिंग आ गई है तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। रेयरली कोई साइड इफेक्ट हो सकता है। वैसे सोचिए कि लाखों 75 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी गई, और देखिए शायद ही अपने कभी सुना हो कि वैक्सीन से किसी को कुछ हो गया, डेथ हो गई। अब वो बात जरूर है कि मुझे हार्ट अटैक होना था और मैंने वैक्सीन भी लगा ली, तो हम लोग वैक्सीन को ब्लेम कर सकते हैं। नहीं तो वैक्सीन बहुत सेफ है। हाँ, यदि आपको लगता है कि आपके फादर को ऐसा लग रहा है कि कोई एलर्जी या कुछ है, तो आप एक नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर को दिखा सकते हैं। बिल्कुल। लोनी दिल्ली से मोहम्मद यामीन जी जुड़ गए हैं। यामीन जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार जी। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्ते सर। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि छोटे बच्चों को जैसे लहर आ रही है, इनकी देखभाल कैसे करें? बच्चों की वैक्सीन कब तक आ जाएगी, थोड़ा बताएं। जी डॉक्टर साहब। जैसा मैं आपको अभी बता रहा था कि बच्चों को कोरोना होता है और होगा भी, बट वो सीरियस नहीं होंगे। तो बच्चों की वैक्सीन के बारे में
देखिए मैंने अभी प्रोग्राम के शुरू होने पे बताया कि जाइडस कंपनी के ट्रायल्स जो 18 साल से नीचे हैं उनमें चल रहे हैं। तो बेसिकली बच्चों की प्रायोरिटी सबसे लास्ट इसलिए नहीं है कि वो बच्चे हैं, ये इसलिए है कि बच्चे सीरियस नहीं होंगे, बच्चों में इन्फेक्शन होगा तो वो सीरियस नहीं होंगे। हाँ, बच्चों के जो वैक्सीन की एक तो सिप्ला मॉडर्ना वैक्सीन लेके आ रही है बाहर से, और जाइडस जो वैक्सीन है mRNA वैक्सीन, वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने अप्रूव की है और उसके वो लोग ट्रायल्स कर रहे हैं पूरी तरह से, जो कि ऑलरेडी उन्होंने बहुत बड़े ट्रायल्स कर भी चुके हैं। तो बच्चों की वैक्सीन भी मैंने बच्चों को भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम में जैसे ही बाकी जो अभी फिलहाल जो पॉलिसी है, जो एलिजिबल लोग हैं उनको जब वैक्सीन लग जाएगा तब बच्चों का नंबर आएगा। जी, महाराष्ट्र के ठाणे से गुरुनाथ जी जुड़ गए हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो सर। जी गुरुनाथ जी। हाँ जी सर, नमस्ते। 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 सर, आकाशवाणी ने अभी 500 के ऊपर जो आपके एपिसोड हुए और लोगों को जागरूक करने में आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सर। जी शुक्रिया। और सही जानकारी मिलती है हमको। अपना सवाल मेरा पूछिए। सवाल है सर, अभी ये जो वैक्सीनेशन अभी 75 करोड़ के ऊपर चल रहा है, हो रहा है, फिर भी कुछ लोगों को शंका है, कुछ लोग कतरा रहे हैं, गलत फहमी मन में। तो सर, ये घर घर जाके ये अभियान गवर्नमेंट नहीं चला सकती है, जो छूट रहे हो उनका वैक्सीनेशन हो जाए। बीच में सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, क्या कारण है सर? जी डॉक्टर साहब, घर घर जाकर लोगों को जागरूकता अभियान चलाने के बारे में इनका सवाल है। हाँ, देखिए कई तरह से जागरूकता की जा सकती है। सब चीज हम गवर्नमेंट पे नहीं छोड़ सकते। ये सोसाइटी का, समाज का, मीडिया का, ये हम सबका कर्तव्य है कि हम वैक्सीनेशन लगवाएं। अब जहां तक जागरूकता है, एक चीज तो ये हो सकता है कि भाई आपने कुछ हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, और आपने न्यूज़पेपर में दे दिया कि यहाँ आपको वैक्सीन लगेगी, चाहे वो आपके मोहल्ला क्लिनिक्स हैं या कोई छोटी मोटी डिस्पेंसरी है, तो आप वहां जाके लगवा सकते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम घर घर लगाया जाए। देखिए, घर घर तब लगाया जाता है वैक्सीनेशन प्रोग्राम जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम इस समय सक्सेसफुल चल रहा है। एक्चुअली इतनी हेजिटेंसी नहीं है इस समय, लोग आगे आ रहे हैं। इनफैक्ट हमारे पास सिर्फ दो ही चीज है, एक हेजिटेंसी और दूसरा प्रोडक्शन। ये चूंकि बहुत बड़ा नंबर है, 75 करोड़, तो जैसे जैसे वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे लोगों को संख्या बढ़ती जाएगी। हमारा मेन लक्ष्य है कि हम करीब 1 करोड़ वैक्सीनेशन पर डे करें, तो हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान एक पढ़ा लिखा मुल्क है और हमें मालूम है, बहुत जल्दी हम लोग समझ जाते हैं कि नहीं, ये वैक्सीन जरूरत है। आपने भी पहले कई लोगों के बयान सुने होंगे, कई पॉलिटिकल पार्टियों ने भी ऐसा बयान दिया कभी कि नहीं वैक्सीनेशन, बट धीरे धीरे वो लोग खुद आके उन्होंने भी कहा कि नहीं, शायद हमने जो बोला था वो ठीक नहीं था, और अब हम वैक्सीन लगवाते हैं। सभी लोग वैक्सीन लगवाएंगे और लगवा भी रहे। जी बिल्कुल। महाराष्ट्र से ही हौसा जी जुड़ गए हैं। हौसा जी, हाँ, स्वागत है। आप अपना सवाल पूछिए, आपको आवाज मिल रही है। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ बोले जी, नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते जी, मैं गांव चिरली, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र से हौसा जी गंगाराम ढगे बात कर रहा हूँ सर। जी। हाँ जी। तो आपकी जो चर्चा चल रही है वो मुझे बहुत पसंद आई। जी शुक्रिया। और मैं 53 साल का मेरा उम्र है। मैंने पहली कोविड की लस 2 अप्रैल को लिया है और बाद में 25 जून में लिया है। अभी तो हमको फिलहाल कुछ नहीं हुआ, लस लेने से बाद भी कुछ नहीं हुआ और लस लेने से पहले कुछ नहीं रहा। आपके जो नियम है हम वो पालते रहते हैं सर। बहुत अच्छा किया से हम सभी जनता को, और भी 6,000 कोटी अपने देश में कोविड की लस लिया, अभी लोग लेना चाहिए। 18 साल की उम्र के भी लोग लेना चाहिए, ये अपनी तमन्ना है और इससे डरना नहीं है। हाँ, ये आपको तो लोगों को जैसे आपने चर्चा कर रहे हो, चर्चा मुझे बहुत बेहद पसंद आई और मैं भी ये चर्चा में शामिल हुआ। हाँ, जी हाँ, जैसे आपने बोला कि आप जो
जो आपने रेडियो में बोला अभी, जी तो बहुत लोग सुनेंगे, आपके गांव के लोग सुनेंगे, आपके मोहल्ले के लोग सुनेंगे, लोग आगे आएंगे कि आपने दोनों डोज वैक्सीन के लिए हैं और आप खुश हैं, और आप 10 लोगों को और बताएं और लोगों को लेके आएं। जैसे मैंने बोला ना कि सिर्फ गवर्नमेंट ही ये काम नहीं कर सकती, ये जागरूकता हम सबको करनी है। बिल्कुल। राजधानी दिल्ली से हार्दिक सिन्हा जी जुड़ गए हैं। हार्दिक जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हेलो, नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम हार्दिक सिन्हा है और मैं उत्तम नगर वेस्ट से बोल रहा हूँ। जी हार्दिक जी, मेरा सवाल ये है कि जब तक इंडिया में सभी लोगों को वैक्सीन नहीं लग जाती है, जी यहाँ वहाँ ट्रैवल करना सेफ है कि नहीं? बढ़िया सवाल है। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा सिन्हा जी। जी ऐसा है कि देखिए, कुछ भी कहिए, वैक्सीन आपको प्रोटेक्शन करती है, मास्क आपको प्रोटेक्शन करता है जी और जितना आप कम ट्रेवल करेंगे उतना कम आपको लोगों से एक्सपोजर होगा। जी तो ये तो आपने बहुत सही पूछा है सवाल, और इसका जवाब भी बहुत ही कठिन है और बहुत मुश्किल है मुझे देना जी कि सही में कि ट्रेवल करना। बट बेटा, समाज जो है हम सिर्फ घर में बैठ के नहीं चला सकते, तो हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ती है। वो रिस्क कैसे लेते हैं हम? मास्क लगा के, जी सोशल डिस्टेंसिंग से, जी हम एक दूसरे से मुंह लगा के बात नहीं करते। जी तो वो जो प्रिकॉशंस हैं कि हमको सैनिटाइजर लेके चलना चाहिए, हमको साबुन से हाथ धोना चाहिए, हमको मास्क पहनना चाहिए, हमको सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना चाहिए और बेवजह ट्रेवल नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। जहां भी जाइए मास्क लगाइए, अपने हाथ और मुंह को साबुन पानी से धोते रहिए, सैनिटाइजर का प्रयोग करिए और जहां तक संभव हो सुरक्षित दूरी बनाए रखिए। कोविड के साथ ये जो दौर चल रहा है उसमें बहुत सारी चीजें अब खुल गई हैं और लोगों के साथ साथ बहुत सारे व्यवसाय के चलने के लिए भी कहीं न कहीं ये जरूरी है कि जीवन पटरी पर लौटे। पटरी पर लौट रहा है जीवन, लेकिन कोविड नियमों के साथ। बड़ौद से महेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। महेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्ते। मैं मालूम करना चाह रहा थी जी, वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं और ये हमें कब तक सुरक्षित रखेंगी? डॉक्टर चतुर्वेदी, ये भी एक बड़ा सवाल है लोगों के जहन में है कि इम्यूनिटी जो विकसित हो रही है कोविड टीके से, वो कब तक शरीर में बनी रहेगी? देखिए, जहां तक विज्ञान का सवाल है, यदि आपने दोनों डोजेज ले रखे हैं तो ये आशा की जाती है कि बहुत दिनों तक आपकी जो एंटीबॉडी बनी रहेगी। बट चूंकि आज भी कोई लॉन्ग टर्म स्टडी अवेलेबल नहीं है, यदि आप एविडेंस चाहेंगे तो मैं नहीं दे सकता। बट यदि पूछा जाए तो देखिए, बच्चों को कितनी वैक्सीन दी जाती है, आपने देखा होगा, बच्चों को वैक्सीन दी जाती है। ये कोरोना तो बाद में आया, पहले कितनी वैक्सीन दी जाती हैं। बिल्कुल। वो वैक्सीन से बच्चे जिंदगी भर प्रोटेक्टेड रहते हैं जी। तो ये आशा की जाएगी, बट प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। कई लोग पूछेंगे कि क्या भाई मैं क्या थर्ड कोई डोज लूं बूस्टर का, ये कहना अभी ठीक नहीं होगा। अभी फिलहाल 1 या 2 डोज लेने से आप बहुत अच्छा प्रोटेक्शन काफी लंबे टाइम तक हो सकता है। अभी आज ही एक न्यूज आइटम में देख रहा था कि इवन डेल्टा वायरस के लिए भी अमेरिका में जो ये वैक्सीन हैं उतनी इफेक्टिव हैं। तो यदि पूरे कंट्री में डेल्टा वायरस भी आ जाएगा तब भी वो इफेक्टिव है। जी, चूंकि ये वायरस बहुत नया है, इसको आए बहुत कम समय हुआ है, इस पर शोध हो रहे हैं, अनुसंधान हो रहे हैं और बहुत समय बाद ही ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कब तक बनी रहेगी और क्या कोई बूस्टर डोज की जरूरत है या नहीं। इस पर भी भारत सरकार और आईसीएमआर ने कहा है कि इस पर भी रिसर्च हो रही है और आने वाले समय में ही इसके नतीजे भी लोगों के साथ साझा किए जाएंगे। अलवर राजस्थान से राज नारायण जी जुड़ गए हैं। राज जी, स्वागत है आपका। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मेरे क्या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रोग है, तो मैं कोरोना का टीका लगवाऊं या नहीं लगवाऊं? जी डॉक्टर चतुर्वेदी। हाँ, मैं सुन नहीं पाया। इनको किसी तरह की समस्या है, कह रहे हैं कि उस बीमारी के साथ क्या टीका लगवाना उचित होगा? क्या बीमारी है आपको? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। हाँ, आप मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में भी लगवा सकते हैं आप।
इनफैक्ट याद रखिए कि यदि आपको कोई बीमारी है तो आपको जरूर ही लगवाना चाहिए, क्योंकि आप वैसे ही कमजोर हैं और आपको कोरोना होगा तो आपको ज्यादा परेशानी होगी। बिल्कुल। इसलिए आपको प्रोटेक्शन ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। मेरे क्या मांसपेशियां बिल्कुल सूख गई हैं। मुझे मालूम है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। हाँ जी हाँ। बलरामपुर से रिंकी तिवारी जी जुड़ गई हैं। रिंकी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार आनंद सर। नमस्ते। और आपके साथ ईश्वर सर है, उन्हें भी मेरा नमस्कार। नमस्कार जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे मतलब जो आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, जिस प्रकार ना तो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ना कुछ भी, अभी ऑफलाइन चला है, लेकिन बहुत ऐसे हद तक नहीं चला है क्योंकि 2 मीटिंग में तो लिए जाते हैं, लेकिन सर फिर भी जो कुछ है अभी तो ऐसे बच्चे हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी ऑनलाइन क्लासेस मतलब पढ़ रहे हैं, तो उनकी मानसिक स्थिति पे कैसा प्रभाव पड़ता है? क्योंकि ये थोड़ा उनकी जो मानसिक स्थिति है, मनोवैज्ञानिक दबाव है, वो तो पड़ता है सर। उनके हेल्थ सिस्टम जो है उससे कैसा असर होता है एक मानसिक तौर पे अगर जाना जाए? देखो बेटा, आइडियल कंडीशन तो ये है कि बच्चे और स्कूल में पढ़ें, उससे मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आपके दोस्त होते हैं, मिलते जुलते हैं। पर चूंकि पैंडेमिक चल रहा था, थोड़ा हम लोग भी सीख रहे थे, धीरे धीरे गवर्नमेंट ने भी सीख लिया, हेल्थ व्यवस्था ने भी सीख लिया कि बच्चों को इतना सीवियर नहीं होगा, इसलिए स्कूल खोल दिए गए हैं। ये बात तो तय है कि अगर आप सिर्फ कंप्यूटर से ऑनलाइन करेंगे तो आपका मानसिक स्वास्थ्य पे असर पड़ता है, तभी तो गवर्नमेंट ने निर्णय लिया। बिल्कुल, इसी सब सोच विचार के बाद ही सरकार ने यह निर्णय लिया है कि विद्यालय खोले जाएं, लेकिन पूरे एहतियात के साथ, कोविड नियमों के साथ ही विद्यालय खोलना इस समय सही रहेगा। डॉक्टर चतुर्वेदी, कार्यक्रम में समय नहीं है, चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं कभी कभी सोचता हूं कि एक ही तरह के संदेश सुनते सुनते शायद जनता बोर हो जाती है, बट हमको बार बार, जैसे मैं कहता हूं, मैं एक्स आर्मी हूं, आर्मी से रिटायर हूं, हमेशा बार बार हम कहते हैं कि वही चीज को दोहराने से आदमी के दिमाग में ज्यादा जाता है कि हम सोच के रखें कि चाहे तीसरी वेव आए या ना आए, बट यदि आप लड़ाई के लिए तैयार हैं तभी लड़ाई अच्छी तरह कर पाएंगे। बिल्कुल। तो लड़ाई के लिए तैयारी क्या है? वही जो हम पूरे प्रोग्राम में बात करते आए हैं कि चाहे वो बच्चे हों स्कूल के, चाहे कोई और लोग हैं, कि मास्क लगा के रखिए, मास्क का डिसिप्लिन रखिए, टॉकिंग डिसिप्लिन रखिए, एक दूसरे के फेस में बात ना करें, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें, और सैनिटाइजर का उपयोग करें, और साबुन का उपयोग करें, और जागरूकता को फैलाते रहें। और वैक्सीन की जो ड्राइव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाई है, वैक्सीन जरूर लें और कोविड टीका में भारत में 100% लक्ष्य हासिल करने में अपना योगदान दें। डॉक्टर चतुर्वेदी, कार्यक्रम में समय नहीं है कि इस पर या किसी और पर आपसे चर्चा की जा सके। आकाशवाणी से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। तो जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आप सब संक्रमण से बचने के लिए कोविड नियमों का पालन करते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए और अपने परिवार और समाज को भी खुशहाल बनाने में मदद कीजिए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।